और कविराज, सबकी तालियां बजनी चाहिए, समझे? शुरू हो जाओ। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क। बिन सिर पैर की शायरी सुन रहा है माँ का। वाह 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 वाह। मिर्जापुर आपने फरहान अख्तर के साथ किया, उन्होंने प्रोड्यूस किया है। उनके प्रोडक्शन की एक और फिल्म है जिसका कि नाम है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। मैं उसमें मालेगांव की जो शोले बनती है, हाँ। उसमें मैं वीरू प्ले कर रहा हूँ। वो ऐसे टोपी पहन के करके जाकिर खान सर का सुबह मैसेज आया कि फिल्म देखी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मुबारक। अब मैं नहीं जानता उनको। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए कि कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर हुआ जिसने आपको थोड़ा तोड़ा लेकिन आपको सिखाया भी। एक बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं, तो वो एक बुक को अडेप्ट करके एक फिल्म बना रहे थे, तो उसके लीड पार्ट के लिए मैंने ऑडिशन किया और मैं सिलेक्ट हो गया। लेकिन एक पॉइंट पे आके स्नैप हो गया। बोलते हैं ना कि वो इनके लड़के हैं तो वो आके रोल अप कर रहे हैं। अमेजोन में मेरी नौकरी थी, पैसा अच्छा था, कितना मिल रहा था? अराउंड 23 लाख पर एनम। ड्रीम जॉब कहा जा सकता है कि आप अमेजन में थे, राइट? फिर वहां से वो सब छोड़ छाड़ के फिर एनएसडी कैसे हुआ फिर? अपोलो हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में नीचे आया कि यू हैव बीन सेलेक्टेड। तो मैंने अपोलो हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठ के मेल टाइप करके भेजा है अपने एम्प्लॉयर को कि साहब, कल से मैं आपकी नौकरी में नहीं आ रहा। फाइनेंसेस आप कैसे मैनेज कर रहे थे जब काम नहीं मिल रहा था, रिजेक्शंस हो रहे थे? मैंने 29 डेज सेम खाना खाया है, सेम। ओ वाओ। हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। देखिए, दुनिया में साइको किलर होते हैं, सीरियल किलर होते हैं, लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये शायरी किलर हैं। और चांदनी रात में तबड़क तबड़क घोड़ा दौड़ाना इनका स्पेशल टैलेंट है, उसके लिए ये कुख्यात हैं। रियल में इनका नाम है पल्लव सिंह, और मिर्ज़ापुर 3 के जिस कैरेक्टर ने इनको रातों रात मीम वर्ल्ड का लॉर्ड बना दिया है, उस कैरेक्टर का नाम है कविवर रहीम। स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में डाल देता हूँ मैं ये। ब्रैड पिट ने बोला था ना, मैं अपने टिंडर प्रोफाइल में डाल देता हूँ कि ऑस्कर विनर, तो मैं अपने टिंडर प्रोफाइल में डाल देता हूँ। टिंडर का बहुत जिक्र आप कर रहे हैं टिंडर पे? नहीं मैं नहीं। बम्बल? बिल्कुल नहीं। क्या एक राया होता है? और अच्छा, आप लोग सेलिब्रिटी हैं ना, आप लोग इस पर नहीं होंगे, आप लोग किस पर, राया पे होंगे? नहीं यार, उनका क्यों नाम लेना जिन्होंने पैसे नहीं दिए। तो आप डेटिंग ऐप पे किसी पे नहीं हो आप? जरूरत नहीं पड़ती। लाइफ में क्या, सिंगल हो, कमिटेड हो, क्या हो? सिंगल हो गया। कि ये जो कविवर रहीम की जो सुखद घटना है, ये आपके जीवन में कैसे पल्लवित हुई? बहुत अच्छा वर्ड है, पल्लवित। हाँ, तो ऐसे पल्लवित हुई कि फ़ोन कॉल आया एक आफ्टरनून की आप ऑडिशन देने आ जाओ, कास्टिंग बेस से फ़ोन कॉल आया, जो अनमोल सर और अभिषेक सर का ऑफिस है। तो मैं गया ऑडिशन देने, और उससे पहले भी बहुत सारे ऑडिशंस दे चुका था। तो मैं जैसा अमूमन ऑडिशन को ट्रीट करता हूँ कि तैयारी करनी है और रिलैक्स रहना है, वैसे ही जाके मैं ऑडिशन दे के आया। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट आई तो मुझे लगा ये तो फिर कुछ अलग मसाले वाली स्क्रिप्ट है, इसमें ये कैसी लाइन्स है, ऐसे तो मैंने कभी सुना नहीं। वो लाइंस बता दीजिए ना, क्योंकि दर्शक अभी इंतजार कर रहे हैं आपके मुंह से वो। अच्छा, जो ऑडिशन में जो लाइन्स थी वो हाँ। स्क्रिप्ट क्या बोलते हैं, सीरीज़ की लाइन्स नहीं थी, वो डमी लाइन्स थी। अच्छा। बिकॉज वो लोग रिवील नहीं करते ना कि क्या अगर मैंने ऑडिशन का सेल्फ टेस्ट भेजा और वो किसी और को दिखा दी तो पहले ही आउट हो जाएगा ना, तो उन्होंने ऐसी कुछ डमी लाइन्स भेजी थी। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, बिन सिर पैर की शायरी सुन रहा है माँ का। वाह 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 वाह। अच्छा, ये जब आप परफॉर्म कर रहे थे तो आपको कहीं भी दिमाग में ये चीज़ था? क्योंकि देखिए, अभी क्या है ना कि मिर्ज़ापुर 1, मिर्ज़ापुर 2, मिर्ज़ापुर 3 मीम वर्ल्ड में बहुत फेमस हुआ है उसके मीम्स, ठीक है? बट मिर्ज़ापुर 3 का जो सबसे फेमस मीम है ना, वो आप ही का मीम है। मतलब उससे पहले जो सारी चीज़ें वो तो हैं ही, लेकिन जो एक फ्रेश ऑडियंस को लगा है, तो वो आपका मीम सबसे फेमस हुआ है, ये वाला जो कविवर महोदय का की जो शायरियाँ हैं। परफॉर्म करते वक्त कभी आपको लगा था कि ये इतना निकल के फट के आने वाला है? ये बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हम वॉट एवर सक्सेस को इमेजिन करते हैं, लेकिन उसके शेप और साइज़ को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और वो ना ही प्रेडिक्ट करें तो बेहतर है। अदरवाइज़ हम एंड प्ले करने लग जाएंगे कि जब ये निकलेगा तो यहाँ पे मैं पंच मार देता हूँ ताकि ऑडियंस यहाँ पे ताली दे। कभी वर्क नहीं करता। जो इनफैक्ट आप चाहते हो कि इन सीन्स में मैं जाऊँगा और मैं छा जाऊँगा और यहाँ पे तो सीटी मार ताली पटक सीन है, वही सीन सबसे ज़्यादा फेल करते हैं और बाकी सारे शाइन करते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपका एफर्ट दिखता है टुवर्ड्स द एंड रिजल्ट। आप वहाँ पे नहीं होते परफॉर्म करते वक्त। तो मैंने नहीं सोचा था, मैं वहीं पे था और उसके इनर वर्ल्ड में मेरे को एक्टर्स के साथ वो लोग क्या दे रहे हैं उससे ट्रिगर हो रहा था। फिर एंड रिजल्ट तो क्रिएटिव गॉड्स जो आपको देते हैं वो देते हैं। तो मिर्ज़ापुर आपने
फरहान अख्तर के साथ किया, उन्होंने प्रोड्यूस किया है। उनके प्रोडक्शन की एक और फिल्म है जिसका कि नाम है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। उसके बारे में बात कीजिए। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव में एक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, जो कि एड हॉक फिल्म इंडस्ट्री है, जो कि फिल्म का पैरोडीज बनाते थे वो लोग। मालेगांव के शोले, मालेगांव के शान, मालेगांव का मुगले आजम, ऐसा करके बनाते थे वो लोग। और आप देखेंगे वहाँ की दिनचर्या बड़ा कठिन, लूम वर्कर्स हैं मोस्टली लोग, कुछ लोग टेलर्स हैं, इस तरह का प्रोफेशन है वहाँ पे। तो क्या करेंगे दिन काटने के लिए, और इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे उनको बॉग डाउन करती हैं। तो उन्होंने, एक किसी ने सोचा कि यार मैं शादियाँ रिकॉर्ड करता हूँ। और एक इंसान का, नासिर शेख, उनका वीडियो पार्लर था। छोटे शहरों में वीडियो पार्लर होता है, जैसे मैं भी वीडियो पार्लर्स में जाके फिल्में देखता था कोटा में। तो वीडियो पार्लर था, तो उसको अंदाज़ा था कि कैसे फिल्में दिखाई जाती है, बनाई जाती है, एडिट की जाती है। तो इन लोगों ने मिलके एक एड हॉक फिल्म इंडस्ट्री शुरू की अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, ठीक है, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। और फिर वो लोगों को भी एंटरटेन करने लग गई, बहुत व्यूज़ आने लग गए उन फिल्म्स के, लोगों की भरमार होने लग गई। तो फिर उनको कवर करने के लिए एक जर्नलिस्ट गई, उन्होंने बोला कि आप फिल्म बनाइए, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगी कि आप फिल्म कैसे बनाते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, सुपरमैन ऑफ मालेगांव। हाँ। तो वो डॉक्यूमेंट्री 2010-11 के आसपास बनी थी, और वो डॉक्यूमेंट्री बहुत सारे फेस्टिवल्स में जाके बहुत सारे दिल जीती थी डॉक्यूमेंट्री। तो तब बिकॉज ये लोग इतने स्मार्ट लोग हैं, जावेद अख्तर सर, फरहान अख्तर, जोया मैम, इन लोगों ने तब उसको गेज कर लिया कि हाँ इसमें बारूद है, इसको हम अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर कभी इस पर कुछ बनाएंगे। तो उन्होंने लाइफ राइट्स ले लिए थे नासिर के, और फिर उस पर 10 साल बाद जाके 2023 में फिल्म शूट हुई, और अब वो फिल्म बन के तैयार है। उसका प्रीमियर हुआ है टिफ में, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस, प्रख्यात फेस्टिवल है, कनाडा में होता है, टोरंटो में। तो वहाँ पे प्रीमियर हुआ और बहुत स्टैंडिंग ओवेशन, लोगों ने आंसू बहाए। मेरे कुछ दोस्त जो वहाँ पे कनाडा में रहते हैं वो बोल रहे हैं कि हम देख के निकले, कुछ आपके दोस्त जो विलायत रहने लग जाते हैं उनसे आप टच में नहीं रहते इतना, लेकिन सीधा एक मैसेज आता है कि फिल्म देखी यार। जैसे मुझे जाकिर खान सर का सुबह मैसेज आया कि फिल्म देखी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मुबारक। अब मैं नहीं जानता उनको, लेकिन फिल्म की क्या पावर होती है ना। तो लव यू जाकिर सर। तो मेरी दोस्त का वहाँ से मैसेज आ रहा है कि फ़िल्म बहुत अच्छी लगी, लोगों का बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। तो हम तो बहुत खुश हैं, वी आर हैंड्स आर फोल्डेड। रीमा काकती मैम ने डायरेक्ट किया एज यू सेड, और वो मेरे ख्याल से इस टाइम की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टर्स है। लैंडमाइन है इसमें। मैं छोटा सा ट्रिविया दे देता हूँ ताकि जो लोग देखेंगे, मैं उसमें मालेगांव की जो शोले बनती है उसमें मैं वीरू प्ले कर रहा हूँ। तो वो ऐसे टोपी पहन के करके वो आई एम प्लेइंग डायलॉग्स लाइक दैट। ओके, गुड फन। ओके, तो चलिए ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब इस पॉडकास्ट को थोड़ा दूसरी दिशा, बुरी बातों नहीं बुरी बातों में नहीं, मतलब जीवन की जो सच्चाई है, जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, क्योंकि स्ट्रगल के बिना तो इंसान कुछ होता ही नहीं है। और ख़ास करके जब जिक्र किसी अभिनेता का हो, तो अभिनेता की ज़िंदगी में स्ट्रगल जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्ट्रगल से भी आगे जो चीज़ होती है वो होती है रिजेक्शंस, कि आप रिजेक्ट होते हो। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए कि कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर, जब कुछ एक बार ऐसी घटना आपके साथ हो गई थी, या कोई ऐसा एक पर्टिकुलर रिजेक्शन जो है जो कि आपके साथ ऐसा हुआ जिसने आपको थोड़ा तोड़ा लेकिन आपको सिखाया भी, वो एक पर्टिकुलर घटना का जिक्र कीजिए। तो विदाउट नेमिंग कह सकता हूँ, बिकॉज वो नहीं कर रहा मैं नो हाँ प्लीज। तो एक बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनाई, और जो बहुत ही, जिनके साथ मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा और करूँगा। तो वो एक बुक को अडेप्ट करके एक फिल्म बना रहे थे, सीरीज़ बना रहे थे। तो उसके लीड पार्ट के लिए मैंने ऑडिशन किया और मैं सिलेक्ट हो गया। तो अच्छा। हाँ सिलेक्ट हो गया, और मतलब फाइनल शॉर्टलिस्ट में आ गया 2-3 लोगों में। तो आपको तो ऐसे ही लगता है कि बुलाया तो सेलेक्ट हो गए। फिर मैं गया, कास्टिंग डायरेक्टर को पसंद आया, उनसे बातचीत हुई। फिर मुकेश चावड़ा सर को पसंद आया, ही इज़ वेरी लवली। फिर मैं गया डायरेक्टर से मिलने, लंबी बात हुई, उनको मेरा काम अच्छा लगा था ऑडिशन में, तो मुझे लगा मुझे मिल गया। और फिर बातचीत भी उस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक पॉइंट पे आके स्नैप हो गया, ऐसे कट गया, तो कठपुतली गिर गई मेरी। तो मुझे लगा क्या हुआ, क्या एकदम सही तो जा रही थी बात यार, क्या मतलब मैंने ऑडिशन दिया, बात हुई, ये हुआ, क्या हुआ, क्या व्हाट हैपेंड। तो वो द एज ओल्ड प्रोवर्बियल बोलते हैं ना कि वो इनके लड़के हैं तो वो आके रोल अप कर रहे हैं। ओह अच्छा। जो भी हुआ, तो मुझे लगा कि मैं कहाँ गलत था, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या इतना जितना वो इंसान है? क्या मैं ऑडियंस पुल नहीं कर सकता क्या अपने फायर से, अपने काम से, अपने पैशन से? क्या मैं लाइन्स ठीक से नहीं बोल पाता? क्या मेरा
किरदार बनाने के तरीके में कुछ गड़बड़ी है, क्या मैं दिखता सही नहीं हूँ, तो इतने सारे सवाल उठ जाते हैं, सेल्फ डाउट आता है। तो फिर आप जाते हो शीशे में, देखते हो ये सारे सवाल आपके सामने होते हैं और आप किस पे काम शुरू करो, क्योंकि फीडबैक तो कुछ भी नहीं आया ना कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं है, तो आप हवा में किस दिन कुछ उठा के कुछ सरनेम तो बदला जा नहीं सकता है, सरनेम नहीं बदला जा सकता है, चेहरा नहीं बदला जा सकता, 2-4 क्रीम ज़्यादा लगा लोगे, क्या बदल लोगे चेहरे में, लेकिन क्या बदलो, इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। वो बताया नहीं जाता है, नहीं बताया जाता, बिकॉज वो आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते ना कि यार आप अच्छे किरदार नहीं बना रहे, या फिर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं, बोलते नहीं वर्क नहीं किया। जब काम नहीं मिल रहा था, रिजेक्शंस हो रहे थे, मेंटल हेल्थ पे भी वो असर डालता है। फाइनेंसेस कैसे आप मैनेज कर मैंने रहे अपनी ज़रूरत बहुत कम कर ली थी, मैं बहुत ही ज़्यादा मॉडेस्ट जगह रह रहा था, नीचे सो रहा था, कम खा रहा था, तो मुझे लगा अगर खाने का पैसा नहीं तो कम खाओ, अगर बिस्तर नहीं है तो नीचे सो जाओ। कितने दिन से भूखे थे आप? यार उस पर नहीं बात कर, मगर हाँ नहीं कुछ इसको वो नहीं है कि मैं यहाँ सोया मैंने कुछ नहीं खाया, ये रियल टॉक है, क्योंकि जो एस्पायरिंग लोग देख रहे हैं ना, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग बोलते हैं कि नहीं मैं इसको ग्लैमराइज, मेरा स्ट्रगल को मैं ग्लैमराइज नहीं करना चाहता, बट वो रियलिटी होती है। आपकी कहानी किसी को इंस्पायर कर सकती है, तो बिना ग्लैमराइज किए हुए एक रियल डेटा अगर आप दे सकोगे कि हाँ भाई इतना दिन से सच में नहीं खाया था। हमने खाया तो ऑब्वियसली था ही कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने 29 डेज सेम खाना खाया है, सेम, है ना। वो क्या था खाना? जो कि खाना था स्प्राउट्स सुबह, एंड आप तो दही पोहा का जानते होंगे। हाँ दही तो पोहा फुला के दही डाल के, दही चूड़ा, हम लोग बिहार से हमें तो हमको हाँ स्प्राउट्स एंड दही चूड़ा 1 टाइम, और मुझे था कि अब नहीं है पैसे तो खाने को 2 टाइम कर दो, तो मैं 2 ही टाइम खाता था, तो स्प्राउट्स एंड दही चूड़ा। मैंने इसके बारे में बात नहीं किया, तो आई एम सॉरी इफ आई गेट इमोशनल, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी तो आया हूँ उस दौर से, तुरंत पलट के क्या बात करूँ, थोड़ा आगे गुजर जाऊंगा तब पलट के बात करूंगा, लेकिन आपने पूछ लिया तो लेट मी जस्ट थोड़ा सा स्निपेट दे देता हूँ। स्प्राउट्स एंड दही चूड़ा 1 टाइम, एंड सेकेंड टाइम लिट्टी चोखा जो कि रोड्स के साइड में 20 रुपये का मिलता था, 29 डेज सेम टू सेम खाता था, बिकॉज वही सब अफोर्डेबल था कि स्प्राउट्स ज़्यादा वो नहीं है, और केला वगैरह खा लिया। ये मैंने 29 डेज़ खाया, बिकॉज आई हैड 700 रुपीज़ फॉर द मंथ। तो मुझे लगा यार 700 रुपीज़ फॉर द मंथ में कैसे फिगर आउट करें। दिल तो कम होता था, लेकिन मतलब यार ठीक है अब करें क्या, ये है, नाउ हाउ डू आई डील विद इट। आपको कभी इस बात से कोफ्त होती है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्टार बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए आज भी इंग्लिश का होना इम्पॉर्टेंट माना जाता है, या आपको जज किया जाता है? एटलीस्ट नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ऐसे हैं जहाँ पर आप अगर मेल में ग्रामेटिकली भी अगर आप गलत आप मेल भेज देते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है। आपको कभी ऐसा फील हुआ कि गलत है सिस्टम? गलत नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो पूरा इस पे पूरा अच्छा खासा बातचीत उन्होंने करके रखा है कि मतलब जो एडी है, जो सेकंड एडी है, वो आपको ब्रीफ कर रहा है इंग्लिश में और आप कुछ समझ ही नहीं रहे हो। तो ये जो इंग्लिश का जो एक भूत है, और हम लोग फिल्म बना रहे हैं हिंदी में, लेकिन सब जगह चल रही है चीज़ें इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, इससे कभी कोफ्त होती है आपको? मुझे कोफ्त बिल्कुल नहीं होती, मगर ये चीज़ें डेफिनेटली, आप भले ही इंग्लिश में बात करें, आपकी वो लैंग्वेज आप करें, आप जो नहीं बात करता उसको गधा मत समझें। ये है ना, बिकॉज एज एन एक्टर मैं आपको सही बताऊं कि हमारा काम इधर है ही नहीं, हमारा काम इधर और इधर है, गट में क्या लग रहा है और दिल में क्या लग रहा है। तो कोई इंसान के गट और दिल में ना बहुत अच्छी फीलिंग्स हो सकती है और बहुत ही वेट फीलिंग्स हो सकती हैं, लेकिन ज़बान पे नहीं हो सकती। ठीक है ना, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? एज लॉन्ग एज आई कैन लुक इन टू हिज और हर आइज एंड सी कि यार हाँ इसकी आँख में एक चमक है और इसके फीलिंग्स वेट हैं। कई बार क्या आप इंग्लिश बोल के उनको आप ऐसे आयरन आउट करके निकल जाते हो कि यार ये तो बात नहीं कर पाता तो ये कर पाती, तो फिर ये कुछ है ही नहीं। ये डेफिनेटली गलत है, डेफिनेटली गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो बहुत ही कमाल बोल सकता है यार। आप किसी को भी ले लें, मैं नाम लूँगा तो फिर अजीब लगेगा, उनको लगेगा कि हमें इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो हमें हाईलाइट कर रहा है ये। तो किसी का भी एग्जांपल ले लें अच्छे एक्टर का, अगर उनको लैंग्वेज अच्छी नहीं है लेकिन वो एक्सप्रेस अच्छा कर पाते हैं, तो हाउ डज इट ब्लडी मैटर? तो अभी आप इंजीनियरिंग कर रहे थे मणिपाल इंस्टीट्यूट से, फिर उसके बाद आपको ड्रीम जॉब मिल ही गई थी, क्योंकि हम भी इंजीनियर हैं, आप मैकेनिकल हैं, हम सिविल हैं। यस, तो ड्रीम जॉब कहा जा सकता है कि आप अमेजन में थे, राइट? फिर वहाँ से वो सब छोड़ छाड़ के फिर एनएसडी कैसे हुआ, फिर एक्टिंग में कैसे फिर आप स्विच कर गए? यार उसमें ना मुझे प्लीज़ इजाज़त देना कि मैं एक इंसिडेंट के बारे में नहीं बात करूँगा, बहुत पर्सनल है, तो उसका भी योगदान है, लेकिन मैं आई ट्राई टू एक्सप्लेन। तो अमेज़ॉन में मेरी नौकरी थी, पैसा अच्छा था,
और कितना मिल रहा था? अराउंड 23 lakhs per annum. ओ वाओ, गुड मनी. 23 लाख। फिर मैं अभी उधर 23 लाख, उधर 700, फिर अजीब है यार. खैर, उफ, हाँ। दुनिया तो ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, है ना. तो 23 lakhs per annum, बट गुड, एवरीथिंग वाज गुड. मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि फर्स्ट मंथ तो कमाल था, कमाल. मतलब जूते भी अच्छे खरीद लिए गए, जैकेट भी अच्छा आ गया, हर चीज़ अच्छी आ गई. पहला जूता कौन सा लिया? मैंने लिया था यार, फर्स्ट शूज़ वो था नाइकी का ही था, नहीं एडिडास का था. एडिडास का डेरिक रोज करके एक बास्केटबॉल प्लेयर है, उसका कोई एडिशन निकला कितने था. का था? 20-25 हज़ार रुपये का जूता था. हाँ, ओके। तब लिया था मैंने तब. और जैकेट भी अच्छा ले लिया था. और ये सब जैकेट कितने की थी? जैकेट मेरे ख्याल से 19,000 की थी, 18-19,000 ओके ओके, की जैकेट थी. ठीक है। वो पहले तो है ना, सब हर चीज़ आप चाहते हो कि बेस्ट ले लो. मगर जब ना थोड़ा सा मैं से दूसरा रास्ता लेता हाँ, हूँ. please, जब मैंने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया ना विभू, मुझे ऐसा लगा ज़रूरत थी क्या इसकी 25,000 रुपये के जूते लेने की. ज़रूरत कहाँ थी यार, सही तो चल रहा था. तू फटे हुए कैनवस शूज़ या फिर ऐसे कोई स्पोर्ट्स शूज़ भी पहन के था तो सही तो चल रहा था. मुझे तब रियलाइज़ हुआ ना, मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने पापा, मुझे आज रियलाइज़ हुआ पापा कि ना ज़रूरत अपने पैसे से पूरी होती है, शौक माँ बाप के पैसे से पूरे होते हैं. क्योंकि मुझे अगली बार मॉल में जाके ऐसा लगने लगा कि यार मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी. और जब पापा मम्मी के साथ जाता था तो सिर्फ उंगली दिखाता था और वो सामान ले लेता था, और फिर मुझे बॉदर नहीं था कि वो कितने का है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ क्या से आ रहा है, उसके लिए कितनी मशक्क़त लगती है, मुझे उसके लिए बॉदर नहीं करना था. खैर, तो वो एक लेसन लर्न किया था मैंने वहाँ पे. फिर ज़िंदगी अच्छी चल रही थी. सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स मुझे लगा यार 30th को पैसा आ रहा है, लेकिन 29 डेज़ में मज़ा नहीं आ रहा. मैं ऐसे नहीं उठ रहा बिस्तर से जैसे मैं उठता था. सो आई एम यूजुअली वेरी एनर्जेटिक पर्सन. मुझे कम नींद चाहिए और मुझे ऐसे में अब खाने की भी ज़्यादा आदत नहीं है. तो मुझे बिस्तर से ऐसे उठता था कि आज क्या कमाल करूँगा मैं टाइप्स. और मैं उठता था, अरे यार आज ऐसे करके उठता था. मैंने यार क्या हो गया पल्लव तुझे, तू तो ऐसे उठता था कि मतलब स्प्रिंग बेड फेल कर जाए. तेरा स्प्रिंग ज़्यादा तेज़ है स्प्रिंग बेड से. व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो गया. फिर उसके दौरान मैं थिएटर भी कर रहा था. मैं क्या करता था कि जो मैंने स्कूल कॉलेज के दौरान जो नाटक बनाए थे, और कहाँ पे आप रह रहे थे इस वक्त? मैं अलग अलग शहरों में रह रहा था. अच्छा, कभी हमारा असाइनमेंट दिल्ली था, कभी बॉम्बे था, कभी चेन्नई था, कभी हैदराबाद, कभी लुधियाना, कभी ऐसे अलग अलग जगह. ओके। तो हम होटल में रह रहे थे. लुधियाना ज़्यादा रहा मैं थोड़ा सा. तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों मन नहीं कर रहा. और थिएटर में कर रहा था. तो जो कॉलेज में मैंने प्ले बनाया था वो हम बाहर उसके शोज़ कर रहे थे. तो मैं अमेज़ॉन की नौकरी में ज़्यादा ओवर टाइम करके थोड़ा छुट्टी बचा के काम को स्क्वीज़ इन किया. थोड़ा छुट्टी को 2 दिन की छुट्टी को 2.5-3 दिन किया और जाके प्ले करके आ गया बैंगलोर जाके, दिल्ली जाके. तो वहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था. वहाँ पे मुझे लग रहा था वापस स्प्रिंग बैक आ गया, तेरा एनर्जी वापस आ गई. लगा यार ये 2 वर्ल्ड मुझे क्लियरली फील होने लग गए. लगा यार यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, वहाँ पैसा है, वहाँ पे पैसा नहीं है, लेकिन मज़ा बहुत है. फिर वो एक घटना हुई लाइफ में, पर्सनली हुई थी, कुछ पापा मम्मी के साथ कुछ हुआ था. मुझे लगा कि यार लाइफ कैन गो bloody like this, है ना. वन डे यू वेक अप एंड यू आर इन हेवन और हेल एंड somebody will ask you कि यार बताओ कैसा था कैसी थी ज़िंदगी. और आप क्या बोलोगे, अच्छा ज़िंदगी ख़त्म हो. मुझे लगा अभी तो बाकी थी. तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो फिर कभी भी चली जाएगी, है ना. तो क्या करें, मज़ा कम और पैसा ज़्यादा है या पैसा कम और मज़ा ज़्यादा. तो मैंने लगा चलो जीवन की नश्वरता समझ में आ गई थी वहाँ पे। समझ में आ गई कि यार आफ्टर ऑल द सम टोटल ऑफ दिस लाइफ इज़ अ बिग ज़ीरो. तो सब वैसा था. तो फिर मुझे लगा कि यार चलो, फिर मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एंट्रेंस दिया और नेशनल स्कूल ऑफ 2016 में. और मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में. मैंने चलो तो देखते हैं. तो जब उन्होंने मुझे बोला भी, ऑडिशन जब मैं देने गया, ऑडिशन का जो प्रक्रिया होती है, जो भी अब दे रहे होंगे या देंगे इसको देखकर, तो वो जाने कि जब फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिशन होता है उसमें ऐसा लगता है कि आपके सामने कोई है नहीं, सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं. बिकॉज एक बेंच पे अगर 7-8 लोग बैठे होते हैं और लाइट आप पे होती है, तो ऐसे लड़की मेल की, फीमेल की ऐसे आवाज़ आ रही है, लेकिन दिख कोई रहा नहीं है. तो बड़ा ऐसे डरावना होता है वो. तो मैंने वहाँ दिया ऑडिशन, और ऑडिशन देने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपने यहाँ पे लिखा है आपकी सैलरी फ़लाना फ़लाना है. तो हाँ, तो आपको पता है आपकी सैलरी एनएसडी के कुछ टीचर से भी ज़्यादा है. मैंने बोला सर आई फील सॉरी फॉर यू, है ना. सो तो बोलते कि आप तो ठीक ठाक दिखते हैं, आप तो
फिल्में करेंगे? मैंने बोला सर जो भी करूँगा आप लोगों का नाम करूँगा। तो बोलता है अच्छा चलिए आइए दिखाइए क्या आप तैयार करके आए हैं आप। तो मैंने दिखाया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने नेक्स्ट राउंड के लिए क्या बुलाया। तैयार करके गए थे आप वहाँ? मैं करके गया था मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, एक पोइट्री प्रिपेयर करनी होती है। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मैंने सोचा नहीं था मैं आपको देख के पढ़ूंगा, लेकिन मतलब आप उसी समय से कविवर हैं? नहीं मतलब तैयार करके जाता हूँ मतलब लाइफ का देखिए ना कैसा है कि मतलब आप कविताएं करते हो और उस समय एनएसडी में भी सिलेक्शन आपका इसके वजह से हुआ और फिर आप कविवर रहीम भी आप बने, उसके वजह से आज आप इतने ये तो फिर है, से लेकिन सबको करना पड़ता है ये, करना पड़ता दैट इज अ प्रोसेस कि आपको एक मोनोलॉग करना है उनका दिया हुआ, एक मोनोलॉग करना है खुद का दिया हुआ, खुद का लिखा हुआ या फिर तैयार किया हुआ, एक पोइट्री करनी है तो पोइट्री करनी ही थी। सो इट वाज अ पार्ट ऑफ अ एसओपी। और फर्स्ट जो मोनोलॉग मैंने किया था वो एक अंधा युग नाम का प्ले है धर्मवीर भारती जी का। हाँ। उसमें संजय जब देख के आते हैं एक भयानक दृश्य कि सब मर गए हैं आपके संतान, तो वो आके कैसे बताएंगे इनको गांधारी को, और वो किया था मैंने। और एक और मोनोलॉग मैंने खुद लिखा था। एक राइटर है जो पिच करने गया है अपनी स्क्रिप्ट एक प्रोडक्शन ऑफिस में और क्या होता है वहाँ पर, वो एक फ़नी मोनोलॉग मैंने किया था। एक ये पोइट्री की थी और डांस किया था और गाया था, तो एक राजस्थानी सॉन्ग गा के सुना दिया था। और फिर आपका फिर सिलेक्शन मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर एक और राउंड होता है जिसको वर्कशॉप राउंड बोलते हैं, जिसमें 5 दिन आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर रहते हैं। फिर वो अलग अलग चीज़ों पे आपको बाँचते हैं, परखते हैं कि ये 2 लोगों की एक्सरसाइज, 3 लोगों की एक्सरसाइज, सिंगल, कुछ पेंटिंग देख के उसको ड्रामेटाइज़ करना, अलग अलग चीज़ें हैं जो कि शायद मैं बोल रहा हूँ वह बदल चुकी हों। तो मेरे जब मैंने दिया था उस वक्त में ये थी। उसके बाद एक रिज़ल्ट आता है कि आप यहाँ पे हैं। आई टेल यू वेरी पिक्यूलियर एंड शॉर्ट इंसिडेंट। मेरा एक दोस्त था जो, अगेन मैंने डिसीजन ये तब लिया था जब एक वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, माई चाइल्डहुड फ्रेंड। ये अनदर इंसिडेंट है। और वो लद्दाख गया था ट्रैकिंग करने, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो उछल के बाइक से गिरा और उसका माथा टकरा गया एक पत्थर से और उसके आँख के पीछे वाले पोर्शन में हर्ट हो गया, तो ब्लॉट्स आ गए और वो पार्शली ऐसे इमोबलाइज स्टेट में था। मैं उसको अपोलो हॉस्पिटल में देखने गया था और फिर उसकी मम्मी के साथ कैफेटेरिया में बैठा था अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के। एंड आई फेल्ट लाइक यार लाइफ कैन ब्लडी एंड लाइक दैट यार। तो वहाँ पे बैठा था और वहाँ पे एनएसडी का रिजल्ट आया। अपोलो हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में नीचे आया कि यू हैव बीन सेलेक्टेड। अलग सिनेमैटिक चीज़ें चल रही हैं आपके लाइफ में। एंड मैं वहाँ पे देख रहा हूँ और वहाँ पे अपने दोस्त ऊपर उनके हाथ बांध दिए गए हैं क्योंकि वो खुद को मार लेते हैं अगर लोग ट्रॉमा में होते हैं, तो पैर बांध दिए गए। मैं उनको पहचान नहीं पा रहा हूँ और उनकी मम्मी के साथ और मेरे एक रिलेटिव के साथ मैं बैठा हूँ और अपोलो कैंटीन में और रिजल्ट आता है। तो फिर आई एम लाइक यार व्हाट डू आई चूज़। आई एम सिटिंग एट अ प्लेस जहाँ पे रोज़ एक ज़िंदगी मौत में बदल जाती है और मौत में जाती हुई ज़िंदगी वापस ज़िंदगी की तरफ आ जाती है, और वहाँ पे एक रिजल्ट आता है कि क्या चूज़ करूँ। तो मैंने अपोलो हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठ के मेल टाइप करके भेजा है अपने एम्प्लॉयर को कि साहब कल से मैं आपकी नौकरी में नहीं आ रहा, आई एम ब्लडी रिजाइनिंग। हॉस्पिटल में बैठ के उसके कैंटीन में बैठ के। मिर्ज़ापुर 3 के बाद आप इतने प्रसिद्ध हो जाते हो, माँ का क्या रिएक्शन था? मम्मी का सेम रिएक्शन था, बहुत खुश थी, लेकिन वो उतनी ही खुश थी मुझे देख के पहले भी। हाँ, अब लोगों के कॉल्स आते हैं उनको तो बताते हुए, जिन लोगों के कॉल आते थे और उनको बताते क्या कर रहा है तुम्हारा लड़का, कैसा चल रहा है, कर रहा है, चल रहा है, तो बुआ जवाब नहीं होता था। हाँ, जवाब नहीं होता था ना। देयर इज नो आंसर। नाउ शी हैज़ एन आंसर टू से कि अभी सीरीज रिलीज हुई है, देखा क्या तुमने। माँ बाप के लिए बहुत बड़ा कष्ट होता है ना जब वो बता नहीं पाता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। हाँ, वो कष्ट तो होता होगा, वो हम नहीं समझ सकते क्या होगा। वो जब हम लोग बनेंगे पेरेंट्स, सब कुछ चीज़ें तो वो टाइम ही सिखाएगा। दैट इज़ व्हेन द वाटर्स ऑफ टाइम पासेस थ्रू अस, ओनली देन विल वी अंडरस्टैंड कि क्या होता है। लेकिन ज़रूर रहता होगा, मैं भी समझता हूँ, वो भी समझते हैं, लेकिन अब ले लिया है। उनका रिश्ता है, बातचीत कुछ बस है कि आप समझ लो, मैं भी समझ हाँ, समझ लो। SOS कुछ होगा तो मैं कॉल कर लूँगा, लेकिन उसके अलावा तो नहीं। उसके अलावा अब हमने फंसा ली है रज़िया गुड्डो में। तो अब तो शीर्ष माँ के लिए कुछ तो चीज़ें ऐसे ही आपने सोच रखी होंगी ना कि माँ को ये चीज़ें दिलवानी है, यहाँ लेके जाना है। कितना पूरा हुआ है वो और कितना बाकी है वो? अभी तो नहीं पूरा हुआ, कुछ भी। कितना % हुआ है पूरा? कुछ अभी तो कुछ भी नहीं। एक
प्रसिद्धि मिली है कुछ स्मॉल फॉर्म एंड मेजर में, लोग अब जानते हैं, तो वो उनके पास एक जवाब हो गया है कि ही इज़ डूइंग दिस। लेकिन बहुत चीज़ें आप मटीरियली भी करना चाहते हो वहाँ के लिए, डेफिनेटली सब करना चाहते हैं। ये जो आप बता रहे थे कि वॉच दिए, किनको दिए, पापा को दिया है, मम्मी को? ये मैंने पापा मम्मी को स्मार्ट वॉच का पेयर आता है जो, अच्छा, कि एक मेल स्मार्ट वॉच एक फीमेल स्मार्ट वॉच, वो दिया था। क्या देना चाहते हैं अभी आप मम्मी को नेक्स्ट? यार मम्मी ने कभी देखा नहीं है एब्रॉड, कभी मम्मी बाहर गई नहीं है इंडिया से। ओके। इंडिया में ही बहुत कम गई हैं, क्योंकि इतनी हम हमारे पास इतनी सेविंग्स थी नहीं कि हम वेकेशन पे जा पाते। अभी भी बना ही रहे हैं, लेकिन मैं बदल दूंगा उसको। लेकिन कभी गई नहीं बाहर वो, तो उनका भी मन करता होगा। मुझे नहीं पता कि क्या वो एक लड़की जो कि मेरी उम्र की रही होगी, मेरे से बड़ी हुई होगी, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें रही होंगी, और फिर वो Definitely होंगी ये, हाँ, और उसकी कहाँ जाके वो छुप जाती हैं या बक्से में संदूक में चली जाती हैं, और क्या रही होंगी वो ख्वाहिशें, वो पता नहीं। मैंने भी तो अभी अनफोल्ड नहीं किया है, मैं उनके साथ एक पॉडकास्ट करता हूँ अनफोल्ड। कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई बहन हैं हम, दो भाई हैं। आप बड़े हो? मैं बड़ा हूँ। ओके। छोटा भाई अभी पढ़ रहा है? छोटा भाई नौकरी कर रहा है। अच्छा, नौकरी कर रहा है। तो जब आप ये 23 लाख का जॉब छोड़कर जब आप ये एक्टिंग वैक्टिंग ये सब करने की सोच रहे थे, तो पिताजी का क्या रिएक्शन था? पहला कॉल जब आप उनको जब पता चला तो पहला क्या रिएक्शन था उनका? उनका पता है शौक तब था जब मैं इंजीनियरिंग के दौरान बोलने लग गया था कि मुझे इसमें जाना है। तो और उस टाइम हम थोड़े से आइडियलिस्टिक होते हैं, कि अरे क्या रखा है पैसे में और क्या रखा है उसमें, हम तो एक झूला उठाएंगे और कला की सेवा में चल लेंगे। तो उनको उससे थोड़ी सी दिक्कत होने लगी थी, भाई ये खाएगा क्या, रहेगा कहाँ। तो ठीक है, निज़ामुद्दीन दरगाह में रह लेते। लेकिन तब उनको थोड़ी सी फिक्र थी, लेकिन फिर मैंने जतन किया, और जब मैंने अच्छे नंबरों से पास किया और नौकरी लगी हाथ में, तो मुझे लगा कि चलो आप इतने पैसे के तो इंसान है ना। तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, आदतें भी ठीक हैं, एक जज्बा भी है और करना भी चाहता है। और उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का बोला था कि तुम दे के देखो, और अगर उनको था कि कौन सा हो जाएगा इसका यार। मनोज वाजपेयी को 2 बार वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया, 3 बार रिजेक्ट कर दिया गया था। खैर कहाँ से इसका होगा, कहाँ से होगा इसका, और हो गया, भूत उतर जाएगा इसका, लेकिन हो गया। तो फिर उन्होंने बोला कि आप क्या ही कर सकते हैं, तो फिर छोड़ के गया। तो फिर अब उनका बीच में पूछते रहते हैं, बड़ा ये जो आम जनता देखेगी उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक्टर्स और आर्टिस्ट समझेंगे इस बात को कि अगर वो पूछें, पापा पूछते हैं कि ये काम, वो ऑडिशन तो चल रहा है, या फिर वो फिल्म तो बन रही है, या उसमें क्यों नहीं हुआ, वो फिल्म बना रहे उसमें क्यों नहीं, आप कैसे बताओ कि इधर की क्या रुत है, हवाएं कैसे बहती हैं यहाँ पे। नहीं बता सकते उनको तो लगता है एवरीथिंग इज सो लीनियर। लास्ट कौन से ऐसे फिल्म थी या सीरीज थी जिसमें पापा चाहते थे कि आप हो? ओह, ऐसा तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अब उनकी क्या चाहती, मुझे तो वो तो चाहेंगे कि, मतलब फ़ोन पे बताते होंगे ना कि इस फिल्म में तुम हो सकते थे, इसके लिए तुम ट्राई नहीं किए थे क्या, इसका ऑडिशन नहीं दिए थे क्या? एक फिल्म थी जो मैं छोड़ रहा था तो उनको दिक्कत हुई थी। पिप्पा नाम की एक फिल्म आई थी अमेज़ॉन प्राइम पे, मैं उसमें था, मैं उसकी ट्रेनिंग, ईशान था उसमें, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए भी गया था मैं। अहमदनगर में आर्मर्ड कॉर्प्स की कंटोनमेंट है वहाँ पे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था उस फिल्म को। आप छोड़ दी फिल्म? हाँ, क्योंकि वो फिल्म का स्केड्यूल थोड़ा आगे बढ़ गया था, और मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म कर रहा था जो कि भी आई नहीं है। उसका नाम जुआस है, ZUAS। उसमें आप कौन सा रोल कर रहे थे? लीड पार्ट कर रहा। पिप्पा में हाँ। मैं कोई एक टैंक में शायद गनर का या कुछ कर रहा था। ईशान वॉज द टाइटुलर पार्ट। तो उनका था क्यों छोड़ रहे हो, पैसे तो मिल रहे हैं ना 40 दिन शूट करके। कितना मिल रहा था पैसा उस टाइम? ठीक मिल रहे थे 40 दिन, अगर 4 लाख रुपए शायद मिल रहे होंगे, तो जो कि अच्छा पैसा था। हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा था उस वक्त। तो पापा का था कि क्यों छोड़ रहे हो ये फिल्म। मैंने बोला कि नहीं, मेरा विजन कहीं और है, मेरा दिल नहीं कह रहा है इधर। और ऐसा नहीं कि चलती फिल्म छोड़ दिया, उनका स्केड्यूल आगे बढ़ गया था और मेरी इंडिपेंडेंट फिल्म थी, तो वो जाके उसमें टकरा गया स्केड्यूल। तो अब मेरे पास चॉइस थी कि मैं इंडिपेंडेंट फिल्म वाले को बोलूँ कि तुम जाओ भर दे और मैं पैसे कमाऊँगा। मेरा था कि नहीं यार, वहाँ पे मुझे लीड पार्ट मिल रहा है, भले पैसा कम है, पैसा था ही नहीं ऑलमोस्ट, तो इतना था कि 1 महीने का रेंट दे दूँगा मैं। तो मैंने बोला कि मैं ये करता हूँ। वो पापा को डिसीजन नहीं समझ में आया, उनको लगा कि यार ये क्या है। उस पर डिस्कशंस हुई, फिर हुआ क्यों छोड़ रहे हो? पापा गुस्साए थे? गुस्सा नहीं, क्यों छोड़ रहे हो, क्या है, मिल तो रहा है। मैंने पापा आप नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे, कुछ होता है। पेरेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान रहता है उनका, कि मेरा बच्चा सही रहे। हाँ, मतलब
अच्छे से सो जाए, खा ले, अपना ख्याल रख ले। पापा मम्मी तो यही सोचते हैं, यहाँ पे इतने लोग हैं, सब अपने पापा मम्मी को खुश करने के लिए तो काम कर रहे हैं, है ना। तो उनको तो यही लगता है। लेकिन फिर मेरा था कि नहीं, मैं उस फिल्म में दूंगा। अभी ठीक है, अभी खून मेरा गर्म है, मैं कम खा के कम सो के निकालूंगा। बाद में भी अब मैं ऐसा हार्ड वायरिंग कर लूँगा कि वैसे ही निकाल दूंगा। तो मैं वही करता हूँ। वो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, आप भी लिखते हैं, वो भी, उसने भी लिखा है फिल्म। मैं उसके फिल्म के विजन को अलाइव ले आता हूँ, उसको अपनी सांस दे देता हूँ। तो मैंने उसको दिया। हमने 33 डेज़ इंदौर और भोपाल के बीच में सीहोर आष्टा नाम की जगह है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, हमने वहाँ शूट किया। और क्या शूट था, बहुत कम सोए हम, बहुत काम किया। लेकिन मैंने पूरी फिल्म मेकिंग को समझ लिया कि क्योंकि अभी क्या होता है कि साउंड वाले साहब यहाँ बैठे हैं, एक ही बार ये लोग छोटे छोटे एडजस्टमेंट कर रहे हैं जो मुझे दिख नहीं रहा। वहाँ पे इट्स सच अ नेकेड प्रोसेस, बिकॉज इंडिपेंडेंट फिल्म है। मैं सब देखता था कि साउंड वाला किस इंस्ट्रूमेंट में रिकॉर्ड कर रहा है, और जो भी चीज़, लाइटिंग वाला क्या लाइटिंग लगा रहा है। तो मैं, इतना नेकेड प्रोसेस था कि मैं पूरी फिल्म मेकिंग, मेरा फिल्म स्कूल टाइप का हो गया वहाँ पे। कि शॉट लिया तो क्यों लिया, डायरेक्टर मेरा दोस्त, मैं पूछ लूँगा कि क्यों, कैसे लगाओगे, अच्छा एडिट में कैसे काटोगे, बताओ मुझे। मैं थोड़ी वहाँ पे साहब को पूछता, पिप्पा के डायरेक्टर को, है ना। मैं वहाँ नहीं पूछता, वो बोलते कि चुपचाप बैठो वहाँ पे, जब बुलाएंगे, जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए, चुपचाप खड़े रहो, शांति से, पैसा मिल रहा है, चुपचाप खड़े रहो। पता नहीं कैसे बोलते हैं, लेकिन नहीं जानने को मिलता है इतना। यहाँ पे इतना सब सीखा मैंने। पैसे कम थे लेकिन सुकून था, जज्बा था एक, है ना। सुकून नहीं, मुझे जुनून चाहिए। ओके। हाँ, मतलब सुकून मिल जाएगा डेथ बेड पे, मुझे जुनून चाहिए। तो सुकून नहीं चाहिए था मुझे, अभी भी नहीं चाहिए। आई डोंट वांट कंफर्ट एट ऑल। ओके। आई वांट जुनून, पैशन, 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 पैशन। किस तरह का काम करना चाहते हैं नेक्स्ट 5 साल में? अभी आप क्या मैनिफेस्ट अभी आप कर रहे हो? एक फैंटास्टिकल वर्ल्ड डेफिनेटली। मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ हैरी पॉटर दुनिया का। मैं नहीं बोल रहा है इंडियन हैरी पॉटर बने, नहीं, कुछ इंडिया का फैंटास्टिकल वर्ल्ड बना तो था, हैरी पुत्तर करके बना था ना कुछ। अच्छा, मैंने नहीं देखा था। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक अयान सर ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, लोग उसको कैसा भी रिसीव करें। कल की देखा? कल की देखी मैंने। मेरे अलग व्यूज़ हो सकते हैं सबको लेकर, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप एक फैंटास्टिकल यूनिवर्स में जाते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है वो क्रिएट करना। बहुत रिस्क्स बहुत हाई होते हैं, बिकॉज इतना इन्वेस्टमेंट होता है उसमें। तो मुझे एक्शन बहुत पसंद है, क्योंकि एक्शन में भी मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हो रही होती हैं, और मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि सुकून से ज़्यादा जुनून पसंद है। स्लैपस्टिक कॉमेडी? स्लैपस्टिक। बादशाह मेरी फेवरेट फिल्म है। बादशाह बहुत पसंद। अभी आप बताया भी कि बादशाह 2 बनेगी, तो उसमें आप करोगे? बादशाह 2 आई एम डूइंग इट, है ना। जैसे नॉइजेस ऑफ नाम का एक प्ले था, आप कभी पढ़िएगा, उसमें बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं, बंद हो रहा है, इधर से जा रहा है, उधर आ रहा है। तो स्लैपस्टिक कॉमेडी मैंने की थी वो, और मुझे बहुत पसंद है। तो स्लैपस्टिक, एक्शन एंड फैंटास्टिकल वर्ल्ड, और इसी सब का एक रूपांतरित वर्ल्ड है लव। बिकॉज लव में ना दिल का एक्शन और दिल की फैंटेसी हो रही होती है। नथिंग इज फिजिकल ऑल्सो, बट दिल का हो रहा होता है। तो वो मुझे एक वो जो रोमांस जो होता है ना, थ्रॉबिंग रोमांस, जैसे हम यहाँ पे भी देखते तो थे ही। जैसे DDLJ इतनी बड़ी वो थी, वीर ज़ारा। मैं अभी देख के आया, मैंने वीर ज़ारा कभी हॉल में देखी नहीं थी। मैंने ऐसे इस पे क्या बोलते हैं, OTT पे भी नहीं देखी थी, या YouTube पे भी नहीं देखी थी। पहली बार मैं हॉल में देख के आया, मुझे किसी ने बोला कि चलो, मैंने हाँ चलो, लगी है तो इस बहाने देख भी लेते हैं। लैला मजनू देखी मैंने। मुझे इम्तियाज़ सर की फिल्म बहुत अच्छी लगती है, मुझे रिचर्ड लिंकलेटर की फिल्में बहुत अच्छी लगती है, गाय रिची की फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे बहुत एक पसंदीदा अभिनेता हैं ह्यू ग्रांट, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। तो उसमें दिल का फैंटेसी और दिल का एक्शन सिनेमा भी आप तो वो भी एक चीज़ है। और फिर मिर्ज़ापुर 4 तो करोगे? 4 तो मैं उसके बारे में ये फंस गया। ये फंस गया। आप हो या नहीं हो मिर्ज़ापुर 4? फिल्म में बोलता है ना, ये फंस गया, ये फंस गया। इधर उधर की बात करके फंसा दिया आपको लास्ट में। मिर्ज़ापुर 4 में अब बताओगे नहीं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उसमें कभी बार फिर से वापस आए और तबड़क और हो। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप यहाँ पर आए। हाय, मैं डिजिटल कमेंट्री के ऑफिस में हूँ, और आपको ये पॉडकास्ट, यहाँ की बातचीत अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री।